हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टी विद्युषण पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक है और आज से आप लोगों का एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। फ़ोटो भी आपको लगानी है, तो कई चीज़ें इसमें आपको करनी है। इसके पहले आप भी जो इसमें प्रोसेस है आप कर लीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है आपके एग्जाम के लिए, इम्पोर्टेंट है। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन प्रिंसेप, नोरिस लेसेन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। तो यहाँ से ये पॉइंट भी बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो अशोक के धम्म का एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और सातवें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है कि आप सिनवे बहुक याने दया दाने सचे सोचे मादय साधवे चा, यानी कि अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्र से रहना, स्वभाव में मधुरता और साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ आपके शांति और अहिंसा, धार्मिक और सहनशीलता, इन सबका मूल संदेश अशोक के धम्म के मूल संदेश में निहित है। अगला प्रश्न है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भाब्रू स्तंभ। भाब्रू या बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अगला प्रश्न है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? अशोक की अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानापी या देवानापियदसी या देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर, देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। तो यहाँ से ये फैक्ट्स आपको याद रखना है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बीपीएससी आपके जो भी प्रश्न हैं उसको थोड़े से फेरबदल के साथ फिर से पूछता है। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट आप लोगों के लिए ज़रूरी है याद करने के लिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। अगला प्रश्न है कौटिल्य की अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीति। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियाँ का। अगला है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो कौटिल्य चाणक्य को ही कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चाणक्य का नाम ही कौटिल्य है। तो यहाँ से आ जाते हैं सीधा फैक्ट्स पे। कौटिल्य यानी चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा आमत्य, जनपद, दुर्ग कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज की
7 श्रेणियों में विभाजित किया था। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अगला प्रश्न है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन की किसने लिखी? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी पूर्व अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा। इसने भारत से आयात और निर्यात को जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। तो यहाँ से उपयुक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन जो आपके बुक में दिया गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ते हुए चलना है ताकि चीज़ें आपको काफ़ी समय के लिए याद हो जाएं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगस्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। वह नगर के पदाधिकारियों की एस्टिनोमोई कहता है। तो यहाँ से वह स्रोत जो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन करता है ये आपका इंडिका है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई है? तो वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक बीमा कदफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बीमा कदफिसेस। अगला प्रश्न है कि कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, एक गंधार शैली और दूसरा मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गंधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी, तो कला की गंधार शैली कुषाणों के समय में फली फूली। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की है? तो कनिष्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीत कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासंघियों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र का नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। अगला प्रश्न है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने आमत्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कर्ण या कंडवायन नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था, तो यहाँ से कण्वा या कंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो ये हाथी गुम्फा लेक से जुड़ा है। इसके कई प्रश्न हम लोगों ने कल की वीडियो में किए थे। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राट में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। अगला प्रश्न है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहां के अवसान में पर्याप्त विघटन हुआ।
पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर वैनसांग की आगमन तक गांव बन गया। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्भलहार, सोनपुर, सौगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र ह्रास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो नगरों का क्रमिक पतन ये आपका गुप्त काल में हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। तो गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एवं एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह ब्रिग्रिच या बड़ौच, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा बॉम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। तो यहाँ से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई और ताम्रलिप्ति। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उससे पहले जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं जिनको सब्सक्राइब कर लीजिए। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है उससे यह स्पष्ट है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहीता को सौंप दी जाती थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। तो गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो षष्ठांश होता था। षष्ठांश गुप्त अभिलेखों में भूमिकर को उद्रंग तथा भागकर कहा गया है। तो यहाँ से गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी, उपज का छठा भाग जिसे षष्ठांश कहते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भगवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी। तो भगवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। एक पॉइंट यहाँ से आपको ये याद रखना है। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे और उन्होंने अपना राजधर्म बनाया। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुण गुप्तों का राज चिन्ह था। तो भगवत संप्रदाय के विकास में गुप्त अत्यधिक थी। इसमें आपकी गुप्त की देन सर्वाधिक है भगवत संप्रदाय के विकास के लिए। तो गुप्त नरेश वैष्णव आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि इनमें से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सा गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो सुश्रुत आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पे। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है इनका काल। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटकार साहित्यकार थे। शौमिला गुप्तकालीन नाटकार हैं जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषध के क्षेत्र में उक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक उत्तर पत्रिका में इसका सही उत्तर ए माना है। तो यह हो सकता है कि ये प्रश्न आपका विवादित रहा होगा, क्योंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 एडी यानी श्री गुप्त के समय से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के मान्यकाल 600 बीसी से 1500 बीसी से करीब 1000 वर्ष का बाद का है। इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं होगा, जैसा कि यहाँ से आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो यहाँ से एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है।
637 ईस्वी पूर्व ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। लगभग 1/2 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योगशास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धानकट होता हुआ कांची पहुँचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में ह्वेनसांग पुनः नालंदा आया और व्याख्यान दिए। तो यहाँ से नालंदा आपका राइट आंसर हो जाएगा कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है कि ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन में भारत आया। मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि इसके सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। तो मथुरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ह्वेनसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि एवं व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की है। वह लिखता है कि मथुरा के बाज़ारों में बिकने वाली वस्तुएं काफ़ी सजा कर रखी जाती थीं। तो यहाँ से चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी और कई चीज़ें आपको देखने को मिला होगा। कवि बाण निवासी था। तो कवि बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। एक चीज़ आपको ये याद रखना है, एक पॉइंट कह सकते हैं। ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कादम्बरी, चंडकी शतक इनके प्रमुख रचनाएं हैं। तो रचनाओं को आपको याद रखना है। कवि बाण निवासी थे ये पाटलिपुत्र के, और यहाँ से इनकी रचनाओं को भी आपको ध्यान में रखना है। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग 671 या 672 ईस्वी में। तो यहाँ से आपका उपयुक्त में से राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपकी ऑप्शन में दिया नहीं गया है। तो चीनी यात्री इत्सिंग 671 या फिर 672 ईस्वी में जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। 675 ईस्वी से 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 693 से 94 ईस्वी के लगभग सुमात्रा होता हुआ वह चीन लौट गया। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त। ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के तीर्थरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। अगला प्रश्न है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्रवंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। तो जावा सुमात्रा से उसका संपर्क था प्राचीन काल में बिहार के राजाओं से। तो ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। एक ज़रूरी सूचना है आप लोगों के लिए कि एडमिट कार्ड आप जो है आज से अपनी फ़ोटो लगा करके निकाल पाएंगे। वहाँ से सेंटर कोड और सेंटर का ज़िला आप देख पाएंगे। तो 20 से पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि अपना एडमिट कार्ड आप निकाल के अपने पास रख लें। आपका जो एग्ज़ाम है, अगर आप पीआरटी देने जा रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम 2 दिन चलने वाला है, जिसमें आप 24 और 25 को एग्ज़ाम देंगे। सामान्य अध्ययन का पेपर आपका पहले लिया जाएगा। भाषा का बात करें तो भाषा का पेपर जो आपका होगा दूसरे दिन लिया जाएगा। इसमें भी आपको जो है पुरुष वर्ग के लिए सुबह मीटिंग पेपर रखा गया है। महिला वर्ग के लिए दूसरी पाली कह सकते हैं, यानी संध्या टाइम में रखा गया है। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट अगले नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।